हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री का अगला क्लासेस जो मैंने पिछले वीडियो में पिछले क्लास में आपको मैंने स्टार्ट किया था नया चैप्टर। तो चैप्टर का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशंस क्या होती है। मैंने आपको बहुत सारी चीजें इसमें बताई है ना, लेकिन आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इस क्लास को और कंटिन्यू करेंगे। जो भी बच्चे अभी तैयारी पर लगे हुए हैं रेलवे को लेकर, एसएससी को लेकर या फिर यूपीएससी को लेकर, वो बहुत डीप तरह से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो क्लासेस है, इस क्लासेस में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो पिछले क्लास का था उसको हम लोग इससे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम उसको आगे बढ़ाएंगे ताकि हम इस क्लास में आज हम लोग बहुत कुछ यहाँ से सीख सकते हैं। देखिए, आज अपना रजिस्टर और पेन निकाल कर बैठिएगा ताकि आज आज का जो आपका लिखने की भूमिका कुछ ज्यादा होगी, क्योंकि हम लोग आज सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत डीप चीजों पर बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। मैं एक बार फिर से आपको हेडिंग देता हूं ताकि अगर आप वीडियो को देखेंगे कंटिन्यू एक से दूसरा तो वो रिकनेक्ट कर जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग देंगे एक बार फिर से, सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने क्या देखा था, हमने पिछले क्लास में इसमें बात किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक भारतीय सभ्यता का एक बहुत ही प्राचीनतम काल थी। ठीक है, और हमने इसमें बात किया था कि इसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही डेवलप सभ्यता थी और ये एक हम लोग इसको हड़प्पा संस्कृति के भी नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर बात किया था कि एक उपमहाद्वीप में भारतीय प्रथम नगरीय ये एक सभ्यता थी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो न्यू रखे थे उनका क्या नाम था, चार्ल्स मेसर्सन। ठीक है, चार्ल्स आपका मेसर्स। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इसको न्यू रखी थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इसके बाद जो पुरातात्विक के जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इन्होंने ज्यादातर स्थल का उन्होंने महत्व नहीं दिया था। उसके बाद समय आता है 1921 में। 1921 में हमने देखा था कि जॉन मार्शल के निर्देश में राय बहादुर दयाराम सानी ने इनकी खोज करा और हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें पता चला। ठीक है, हालांकि यहाँ से हड़प्पा सभ्यता का भी बात हो रही है, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि ये सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये प्राग ऐतिहासिक यानी कि प्रो हिस्टोरिक थी, और जिसमें कांस्य कालीन पर था, जो ब्रॉन्ज जो समय था, टाइम था, उसमें भी हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर बहुत काल निर्धारण में देखे थे कि हम लोग बहुत विद्वानों ने अपने अपने मत रखे थे, जिसमें से सर मार्टिमर व्हीलर थे, उनके बाद विली थे, सर जॉन मार्शल भी थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था डीपी अग्रवाल थे, अल्विन थे। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किन्हीं का समय का महत्व ज्यादा दिया गया था कि हाँ उन्होंने ऑथेंटिकेशन के साथ कहा है, तो वो थे डीपी अग्रवाल जी। ठीक है, और अल्विन की भी बातों को रखा गया था, बट अभी हम जब इसके काल निर्धारण को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने यहाँ देखा था किया कि रेडियो कार्बन एक्टिव डेटिंग के हिसाब से C14 पर अगर जब हम लोग इसको एविडेंस को देखें तो हम लोग का डीपी अग्रवाल के टाइम को मैच कर गए थे। राइट, तो ओवरऑल हम लोग टोटली बात कर लिए। अब हम लोग जानते हैं सिंधु सभ्यता का जो काल है वो लगभग तीन तरह से इसको डिवाइड किया गया है। चलिए हेडिंग दीजिएगा आप लोग, सिंधु सभ्यता के काल। ठीक है, सिंधु सभ्यता का काल, ये काल तीन प्रकार का दिया गया है। ठीक है, तीन तरह से। जो पहला है वह पूर्व हड़प्पा काल, फर्स्ट नंबर में जो है वह है पूर्व हड़प्पा काल। पूर्व हड़प्पा काल को ये तीन इसके जो डेटेड निर्धारण किया गया वो 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक थे। 3500 से 2600 ईसा पूर्व। ठीक है, अच्छा, ये इसकी जानकारी हमें किसी खास पर्टिकुलर जगहों से, स्थलों से पता चला था। ठीक है, तो कौन कौन से थे, कोट दीजी, कोट दीजी। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया दम सादात, याद रखिएगा, दमसाबाद नहीं है, दमसादाद है। ठीक है, आमरी नाल, एक और जगह था आपका वो है सिसवल।
शीश वल। ठीक है, दूसरा नंबर में आते हैं हम लोग, जो हमें पता चला था दूसरा जो समय काल था वो था परिपक्व हड़प्पा काल। परिपक्व हड़प्पा काल, परिपक्व हड़प्पा काल। इसका जो समय निर्धारण किया गया था वह समय निर्धारण किया था 2600 से 1900 ईसा पूर्व। याद रखिएगा 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व में इस परिपक्व हड़प्पा काल को हम लोग देखते हैं। और ये किसी खास पर्टिकुलर जगहों से हमें इसके प्राप्त हुई थी। तो खास पर्टिकुलर जो जगह था वो कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा इसको हम लोग कभी कभी मोहनजोदारो भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद चारुद्रो, ठीक है, इसके बाद हो गया आपका कालीबंगा, बनावली, लोथल, बनावली, लोथल। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे हैं। अभी हम लोग जब विस्तार पे बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे कितने सारे स्थल इसमें थे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे थर्ड नंबर में। तो थर्ड नंबर में जो है वो कौन कौन से हैं? थर्ड नंबर में आपके आएंगे, उसको कहेंगे उत्तर हड़प्पा काल। उत्तर हड़प्पा काल, उत्तर हड़प्पा काल। उत्तर हड़प्पा काल याद रखिए 1900 से 1300 ईसा पूर्व। 1900 से 1300 ईसा पूर्व। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि इसके बाद जो है हम लोग का जैसे ही हम लोग का 1900 के समय कंप्लीट होता है तो 1750 में हड़प्पा संस्कृति लगभग खत्म हो जाती है और आपका 1500 में हमारा जो नया सभ्यता है, ठीक है, वो हमारा शुरू होता है। यानी कि कौन सा सर? तो हम लोग अगर हम लोग बोलेंगे तो वैदिक काल का शुरुआत 1500 में ही होता है। उसके बारे में हम लोग जब वैदिक काल में आएंगे तो हम आपको बढ़िया से बताएंगे। इसीलिए इसमें बहुत सारे मतभेद है कि जब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जब ये शुरुआत हुआ था आपका 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, तो फिर सर यहाँ पर तो आपका 1300 ईसा पूर्व आ गया। तो इसका मतलब है कि डेट को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन हुआ था, इसीलिए बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने इस पे अपना अपना मत रखे थे। ठीक है, लेकिन हम लोग एक काल निर्धारण को पढ़ रहे हैं, इसीलिए इस डेट को सिर्फ आप एक नजर पे देख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चंस कम बनते हैं, लेकिन हमें ये पता चल जाएगा कि इस जो काल है ये काल हमें कैसे इंडिकेशन करता है, कौन से स्थल को इंडिकेशन कर रहा है कि हम यहाँ से बहुत सारी चीजों को उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो उत्तर हड़प्पा काल में 1900 से 1300 ईसा पूर्व में हमें क्या पता चलता है, कौन सा स्थलों से आता है? देखिए इसके जो स्थल से वो थे रंगपुर, रंगपुर। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो था रोजदी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखा जाए तो एक और स्थल था आपका राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी। रोजदी कहां? तो रोजदी को अभी करंट टाइम में गुजरात को कहते हैं, गुजरात। और राखीगढ़ी को अभी के समय में क्या बोलते हैं? इसको हरियाणा को, याद रखिएगा हरियाणा, हरियाणा को। ठीक है, तो ये मेरा काल निर्धारण है, इसको फटाफट आप लोग नोट कर लेंगे जितने जल्दी हो सके। उसके बाद हम लोग आज बात करेंगे इसके विस्तार को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, चलिए तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा। आप लोग अगर जो ऑनलाइन वाला भी देख रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज लिख लीजिए। लिखने से क्या होता है आपका दिमाग में पूरा सेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहेंगे तो इसको आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। चलिए आइए विस्तार पर। ये विस्तार क्या है? देखिए जब इसकी खोज हो रही थी ना, जब इसकी पूरा खोज शुरू हो गई थी 1921 के बाद, तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ चीजों को कहां से कहां तक देखा था। यानी कि इसका एक समय निर्धारण तो कहीं होगा ना, कहीं तो स्थल होगा, कहीं तो एक लिमिटेशंस होगा। ऐसा थोड़ी है कि हमने भारत से खुदाई करना स्टार्ट किया तो सीधा हम लोग चल गए वेस्ट इंडीज, ऐसा तो नहीं था ना। तो आखिर ये भारत का ही सिंधु घाटी सभ्यता पर क्यों इसका बहुत ज्यादा असर दिया गया, इस पे हम लोग आज चर्चा करते हैं। देखिए इसकी चर्चाओं पर लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम से समझेंगे। देखिए एक डायग्राम पर, ठीक है, आई होप सो कि रेड पेन से दिख रही होगी, है ना। देखिए इधर हो गया मेरा पूर्व, ये हो गया पश्चिम यानी कि ईस्ट एंड वेस्ट, राइट। इधर हो गया नॉर्थ यानी कि उत्तर, इधर हो गया आपका दक्षिण, नॉर्थ, और इधर साउथ, राइट। चलिए अब समझिएगा ध्यान से, अगर आप इस डायग्राम को समझेंगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक हम लोग क्या करेंगे,
कि नॉर्थ में ये जो स्थल कहां से कहां तक फैली हुई थी, तो ये मांडा ऊपर में जो नॉर्थ है यहां फैला हुआ था मांडा। मांडा कहां सर, तो आज के टाइम में इसको आप कश्मीर बोल सकते हैं, कश्मीर, कश्मीर, ठीक है। यानी कि नॉर्थ में मांडा यानी कश्मीर से लेकर अगर आप आएंगे दक्षिण में तो ये होगा दायमाबाद, दायमाबाद याद रखिएगा, दायमाबाद, दायमाबाद, दायमाबाद कहां, आज के डेट में हम लोग महाराष्ट्र को ले सकते हैं, महाराष्ट्र, ठीक है, ये महाराष्ट्र। अच्छा इधर अगर जाएंगे तो हम लोग ईस्ट में, अगर हम लोग जाएंगे तो ईस्ट में है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और ये कहां, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। ये कहां पड़ता है सर, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश इसका करंट अगर टाइम को देखा जाए तो, समय को देखा जाए तो, ठीक है। तो अगर हम लोग वेस्ट में जाएंगे तो ये उस टाइम के समय जो था वेस्ट में, तो पूरे पाकिस्तान को आप ले लीजिए। पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के ज्यादातर स्थल पर हम लोग जो अभी के टाइम में पाकिस्तान बना 1947 के बाद, 1947 के पहले तो पाकिस्तान नहीं था ना, वो सिंध का ही पार्ट था, यानी सिंध ही था, वो हिंदुस्तान का ही पार्ट था। तो उसमें हम लोग बहुत स्थलों के बारे में हमें वहां से पता चलता है। तो वहां पर एक स्थल थी जिसका नाम था सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर, ठीक है, सुतकांगेडोर देख लीजिएगा, अगर स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगा तो आप लोग, है ना। सुतकांगेडोर कहां पर चल गया, ये पाकिस्तान के क्षेत्र में आज के डेट में पड़ता है, पाकिस्तान, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान लिखते हैं, ठीक है। तो इसके जो विस्तार है वो विस्तार हम लोग कहां देखते हैं, ईस्ट से लेकर वेस्ट और नॉर्थ से लेकर साउथ। तो ईस्ट में मेरा पड़ेगा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, वेस्ट में पड़ेगा सुतकांगेडोर पाकिस्तान, नॉर्थ में पड़ेगा आपका मांडा जो कश्मीर है, और आपका साउथ में जो पड़ेगा वो दायमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी पूरा विश्लेषण करें तो अगर आप पॉइंट वाइज लिखना चाहेंगे तो इसकी पॉइंट वाइज में आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों में था, याद रखिएगा। इसका जो विस्तार था वह कहां से कहां तक था, तो वो भारत से पाकिस्तान, आप इधर भी जोड़ सकते हो, मांडा से, ठीक है, दायमाबाद, दायमाबाद। आप अपने नोटबुक में आप इस तरह से लिखेंगे कि आपको खुद याद रहे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूं आप वही लिखेंगे। मैं आपको जो लेक्चर दे रहा हूं उस लेक्चर को आप चाहेंगे तो स्लो करके देख लीजिए, फास्ट करके देख लीजिए, अगर आप इसमें चैंपियन है तो 2x में देख लीजिए, नहीं है तो कम कर लीजिए। आप अपने हिसाब से नोट्स बनाइए। जो बच्चे अपने हिसाब से नोट्स बनाते हैं वो बहुत जल्दी अपने एग्जाम्स को क्रैक करते हैं, क्योंकि देखिए आप, जाहिर सी बात है, हमारा जो जीएस होता है वो समुद्र होता है, समुद्र, ठीक है। वहां से अगर आप क्वेश्चंस को कलेक्ट करेंगे ना सर, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट फॉर एवरी क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि अगर रेलवे के एग्जाम भी दे रहे हो तो 50 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ किससे, जीएस ही है आपका। तो आपका एक एक पॉइंट क्लियर होगा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज को लेकर नहीं, सारे चीज को। तो नोट्स जो आप बना रहे हो ना, तो अपने हिसाब से इसको बनाइए। फिर भी मैं लिख रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आराम से आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसका विस्तार क्या था, भारत से पाकिस्तान में मांडा से दायमाबाद, ठीक है। लगभग ये 1500 स्थल यहाँ पर पाए गए थे, 1500 प्लेसेस पाए गए थे, ठीक है। हमने सबके बारे में नहीं जानना है, जो खास खास है हमको उन्हीं के बारे में जानना है। अभी हम इसका समय काल भी आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो समूचा क्षेत्र आप देख रहे हो ना, पूरा समूचा क्षेत्र, आपको सुनकर ताजुब होगा कि ये जो समूचा क्षेत्र है वह त्रिभुज के था, त्रिभुज के आकार का था, ठीक है। और ये त्रिभुज का जो आकार है ये हमें बताता है कि यहाँ के लोगों का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कितने तगड़ा थे, कि ये सोच रहे हैं कि मतलब अभी के जनरेशन में अगर उसको आप कनेक्ट करेंगे ना, तो मतलब ये लोग जो है ना कोशिश कर रहे थे कि ये सारे प्राकृतिक आपदाओं से ठीक रहे। सोचिए कि त्रिभुजाकार इन्होंने अपना घर को डिजाइन किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर में इसको हम लोग सुनते हैं कि जब इसके विस्तार को हम लोग पढ़ रहे तो इसकी जो सभ्यता का कुल क्षेत्रफल थी, यानी कि इस सभ्यता में कुल क्षेत्रफल आपको सुनकर ताजुब होगी कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर
में ये फैला हुआ था पूरा, ये पूरा का पूरा आप जो देख रहे हो स्थल को, ये पूरा का पूरा यहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें। अब हम लोग एक झलक पर देखेंगे क्या, सिंधु घाटी के प्रमुख स्थलों का एक नजर में पढ़ेंगे कि टोटल देखिए 1500 स्थलों को तो पूरा हम आपको नहीं बता पाएंगे, इनफैक्ट कोई भी किताब में आपको नहीं मिलेगी उतना, लेकिन कम से कम 10-12 स्थलों के बारे में हम लोग सीखेंगे कि उसके उत्खननकर्ता कौन थे, कब हुआ था, किस नदी पर बसे हुए थे, और आज के डेट में प्रेजेंट टाइम पर वो कहां पर स्थित है। अगर आप उसको देखना चाहेंगे, कभी अगर उस प्लेस पर जाते हैं तो ये आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, आगे हम फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे।